विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास की कविता ग्रामश्री। ग्रामश्री कविता के कवि सुमित्रानंद पंत जी हैं, जिन्होंने इस कविता में गांव की प्राकृतिक छटा का अत्यंत मनोरम चित्रण किया है। और गांव का जो सुंदर होता है, हरियाली होती है, उसका चित्रण उन्होंने अपनी पूरी कविता में किया है। गांव के खेत कैसे लगते हैं, खेतों में फसलें कैसे लगती है, इसका सुंदर वर्णन अपनी कविता में कवि ने किया है। तो कवि कहते हैं, फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली। दूर तलक यानी दूर जहाँ तक हमारी नज़र है पूरे क्षेत्र में। भी कवि कहते हैं कि गांव में जो खेत हैं, खेतों की जो हरियाली है वह दूर दूर तक फैली हुई है, दूर दूर तक छाई हुई है। मखमल की कोमल हरियाली, और जो हरियाली है वो मखमल की भांति कोमल है। जिस प्रकार मखमल कोमल होता है उसी प्रकार हरियाली भी कोमल है। तो कवि कहता है कि गांव की जो हरियाली है वो मखमल की भांति कोमल एवं सुंदर है, वो दूर दूर तक फैली हुई है। लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। लिपटना यहाँ आएगा भी सूर्य की किरणों का पड़ना, कि उस हरियाली पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो वह चांदी की जाली के समान चमकदार लगती है। चांदी की सी उजली जाली यानी जहाँ जहाँ हरियाली पर सूर्य की किरणें पड़ती है तो वह चांदी के समान उज्जवल और चमकदार दिखाई देती है। तिनके के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर रहा झलक। रुधिर में तो रक्त, हरित मैंने हरा। और जो तिनका है, कण कण है, खेतों के हरे जो कण कण है, जो तिनका तिनका है, वो उसका जो हरापन है। तिनकों के हरे हरे तन पर, वो तिनकों का जो तन है, शरीर है, हरा हरा शरीर है, वो ऐसे लगता है मानो हरे रंग का जो रक्त है उनमें झलक रहा हो। कि चौंवर हरियाली ऐसी लगती है, हरियाली के हर तिनका तिनका पत्ता पत्ता ऐसे लगता है मानो हरे रंग का जो रक्त है, खून है, वो चौंवर झलक रहा हो। शाम भूतल पर झुका हुआ नभ का चीर निर्मल फलक। नील फलक, नील फलक होता है पर्दा, नील में नीला। श्यामल भू, श्यामल मैंने यहाँ श्यामल का हरी भरी पृथ्वी, श्यामल भूमि धरती, कि हरी भरी पृथ्वी के तल के ऊपर ऐसा लगता है मानो नीले रंग का जो आकाश है वो नीले पर्दे के समान झुका हुआ प्रतीत होता है। श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चीर निर्मल नील फलक, कि हरी भरी धरती के ऊपर नीले रंग का आकाश, स्वच्छ निर्मल आकाश, ऐसे लगता है मानो कोई नीले रंग का स्वच्छ और पावन पर्दा झुका हुआ हो। ये पहला प्र है। अगला, रोमांचित सी वसुधा, रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली। रोमांचित होता है प्रसन्नता व्यक्त करना, प्रसन्नता व्यक्त करने का भाव। वसुधा में धरती। तो इस काव्यांश में कवि ने बताया है कि रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, कि जब गेहूं और जो आपको पता है गेहूं जैसे एक अन्न होता है, गेहूं और जौ के पौधों में जब बालियां लगती है तो उनको देखने से ऐसा लगता है मानो उनके जो धरती है वो रोमांचित हो उठी है, धरती अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रही है। कि जब खेतों की हरियाली में जब जौ और गेहूं की फसल में बालियां लग जाती है, बालियां होता है उसका ऊपर का हिस्सा जिसमें गेहूं या जौ के जो अन्न है वो लगता है, कि जब गेहूं और जौ में बालियां लग जाती है तो उस समय ऐसा लगता है मानो धरती अपने हृदय की प्रसन्नता को व्यक्त कर रही हो। अरहर सनई की सोने की किनकिनियां हैं शोभाशाली। अरहर जो एक प्रकार की दाल होती है, कि खेतों में उगी हुई अरहर की फलियां और फूल ऐसे लगते हैं, अरहर सनई की सोने की, कि मानो सोने से निर्मित सुंदर करघनी धारण कर रखी हो। कि खेत में उगी हुई अरहर की फलियां और अरहर के फूल ऐसे लगते हैं मानो सोने से निर्मित सुंदर करघनी उन्हें धारण कर रही हो। किंकनियों का अर्थ होता है करघनी, और करघनी में आपको बताऊं करघनी क्या होता है। छोटे बच्चे के कमर पर जो बचपन में उसके एक प्रकार का छोटे छोटे चांदी के घुंघरू होते हैं, उसका बनाया हुआ एक हम पहनाते हैं उसको आभूषण, जिसको शुद्ध हिंदी में हम करघनी बोलते हैं। कई जगह किंकनियाँ बोला जाता है, हर जगह पर अलग अलग उसको नाम दिया गया है। तो ऐसा अब इसमें कि खेतों में जो अरहर की फलियां हैं वो सोने के जैसे रंग की होती है, तो ऐसा लगता है मानो सोने से निर्मित सुंदर करघनी धारण
कर ली हो अरहर की फल और फूलों ने। उड़ती भीनी तिलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली। तिलाक्त गंध होता तेलीय गंध, तिलाक्त गंध तेल से सनी हुई खुशबू, जिसमें तेल की खुशबू आती हो। इसी प्रकार क्या कह रहे हैं कवि आगे कि इस प्रकार दूर दूर तक खेतों में पीली पीली सरसों जो फूली हुई है, बड़ी हो गई है, सरसों के पीले रंग के फूल आ गए हैं और उससे तिलाक्त गंध तेलीय गंध चहुं ओर उड़ रही है, और उसके फूलों से जो तेलीय गंध है वो चहुं ओर वातावरण में फैल गए, उड़ रही है। कि जो सरसों की जो फूल हैं वो पीले पीले फूल होते हैं, अब सरसों बड़ी उनसे फूल आ जाते हैं और फूलों में जो सुगंध आती है वो तेलीय गंध के समान है। तो जो खेत में पीले पीले सरसों फैली हुई है उसकी तेलीय गंध वातावरण में उड़ रही है, चारों ओर उसकी सुगंध से वातावरण महक गया है, खुशबू से भर गया है। लो हरित धरा सो झांक रहे, धरा से झांक रहे नीलम की कली तिस नीली। आगे कवि कह रहा है लो, ये आगे कह रहे हरी भरी हरी हरित धरा से झांक रही, हरी भरी यानी हरित धरा में हरियाली से भरी हुई धरती, हरी भरी धरती से नीलम की सुंदर कलियां, नीलम की कली, नीलम की सुंदर कलियां और उसके फूल, तिस नीली यानी उसके फूल। और नीलम का यहाँ अर्थ अलसी का पौधा है, अलसी के पौधे की यहाँ वर्णन किया गया है कि हरी भरी धरती पर नीलम की सुंदर कलियां और नीले रंग के फूलों से लदी हुई अलसी भी झांकती हुई लगती है। अलसी भी अपनी सुंदरता को व्यक्त करती हुई लगती है, उसके नीले फूलों की सुंदर कलियां लदी हुई अलसी भी झांक रही है ऐसे लघु वातावरण में, ऐसा कवि को अनुभव हो रहा है। तो कहने का भाव क्या है कि धरती पर जो हरियर धरती पर नीलम की सुंदर कलियां हैं और उसके नीले रंग के जो फूल हैं उसे लदी हुई अलसी भी झांकती हुई सी लगती है। तो तिस नीली अलसी का पौधे का यहाँ वर्णन किया गया है। तो ये प्रथम दो पद्यांश थे, ग्राम श्री के खेतों की हरियाली का वर्णन किया गया है इसमें, और आगे फसलों का वर्णन किया गया है। आगे आगे जैसे हम जाएंगे तो ग्राम श्री की सारी उसमें प्राकृतिक सौंदर्य के संबंध किया गया वो आपको पता चलेगा। धन्यवाद।